Let's discuss retinal detachment, one of the previous year university questions of ophthalmology. ये 2015 के यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था, तो इसको हम 5 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे. दैट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड क्लासिफिकेशन, थर्ड रेगमेटोजेनस और प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट, फोर्थ इज द एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, एंड द फिफ्थ इज फ्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. इसका इंट्रोडक्शन क्या है? रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? सेपरेशन होता है न्यूरोसेंसरी रेटिना का, रेटिना प्रॉपर का, फ्रॉम पिगमेंट एपिथेलियम. जो इसका पिगमेंट एपिथेलियम होता है उससे सेपरेट हो जाता है. नाउ क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका? 3 टाइप्स के रेटिनल डिटैचमेंट होते हैं. दैट इज रेगमेटोजेनस और प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट, सेकेंड इज फ्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, एंड थर्ड इज एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. तो रेगमेटोजेनस या प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में देखते हैं. इसका हम इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, देन क्लिनिकल फीचर्स, देन कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रीटमेंट देखेंगे. तो 5 हेडिंग्स में हम इसको देखेंगे. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. तो रेगमेटोजेनस या प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो एसोसिएटेड रहता है रेटिनल ब्रेक से, थ्रू विच SRF सीप्स. SRF मीन्स वॉट? सब रेटिनल फ्लूइड जो है उसके थ्रू वो सीप आउट करता है रेटिनल ब्रेक के थ्रू, और ये सेपरेट कर देता है फिर सेंसरी रेटिना को पिगमेंटरी एपिथेलियम से. तो इसमें एक रेटिनल ब्रेक फॉर्म हो जाता है जिसके थ्रू सब रेटिनल फ्लूइड आता है उस ब्रेक के थ्रू और सेपरेट कर देता है सेंसरी रेटिना और पिगमेंटरी एपिथेलियम को. नेक्स्ट इसकी इटियोलॉजी क्या होगी? इसकी इटियोलॉजी ऐसे क्लियर नहीं है, पर इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? एज हो सकती है, 40 to 60 ईयर्स में मोस्ट कॉमनली होता है. सेक्स मेल में कॉमन होता है ज़्यादा, 3:2 का रेशियो होता है मेल टू फीमेल में. थर्ड, मायोपिया इसका रिस्क फैक्टर होता है, 40% केसेस आते हैं. अफेकिया और सूडोफेकिया भी इसका रिस्क फैक्टर होता है, ज़्यादा कॉमन अफेक्स और सूडोफेक्स में होता है. नाउ फिफ्थ, रेटिनल डिजेनरेशन भी इसका रिस्क फैक्टर होता है. लेटेस्ट टाइप का डिजेनरेशन या स्नेल ट्रैक डिजेनरेशन हो सकता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है. सिक्स्थ, ट्रॉमा इसका रिस्क फैक्टर होता है. देन सेवन्थ, सेनाइल पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट यानी कि PVD भी इसका रिस्क फैक्टर होता है. नाउ पैथोजेनेसिस कैसे होता है इसको हम फिगर के थ्रू ज़्यादा से अच्छे से समझ सकते हैं. फिगर 12.18 जो एक ही खुराना में है. तो सेनाइल एक्यूट पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट, एक्यूट PVD, या फिर प्री डिस्पोजिंग रेटिनल डिजेनरेशंस, या अफेकिया जो एंडोडोनेसिस है, या ट्रॉमा, इन सब से अगर रेटिनल ब्रेक हो रहा है, जो कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है ये सारे, उससे रेटिनल ब्रेक हो गया. अब क्या होगा कि डिजेनरेटेड फ्लूइड है जो विट्रियस में सीप्स करेगा थ्रू द रेटिनल ब्रेक के थ्रू, और कलेक्ट हो जाएगा एज सब रेटिनल फ्लूइड जिसको हम SRF बोलते हैं. किसके बीच में कलेक्ट होगा? सेंसरी रेटिना और पिगमेंटरी एपिथेलियम के बीच में, और फाइनली फिर रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा. तो ये एक फ्लो चार्ट है जो डिपिक्ट कर रहा है रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट के पैथोजेनेसिस को. तो ये हो गया उसका पैथोजेनेसिस. नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर. क्लिनिकल फीचर कौन कौन सी हेडिंग में आएगा? प्रोड्रोमल सिम्टम्स एंड साइंस, 3 हेडिंग्स में आएगा. तो प्रोड्रोमल सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके डार्क स्पॉट्स होते हैं यानी कि जो फ्लॉटर्स दिखने लगते हैं आई के सामने, रैपिड विट्रियस डिजेनरेशन के कारण ये होता है. और सेकेंड, फोटोप्सिया होता है. फोटोप्सिया मतलब फ्लैशेस ऑफ लाइट के सेंसेशंस होते हैं क्योंकि रेटिना का इरिटेशन हो रहा है विट्रियस मूवमेंट के कारण. नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या होते हैं? लोकलाइज्ड रिलेटेड लॉस इन फील्ड ऑफ विजन होगा, सडन अपीयरेंस ऑफ डार्क क्लाउड और वेल होगा, और थर्ड, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो जाएगा. तो लोकलाइज्ड रिलेटिव लॉस इन फील्ड ऑफ विजन क्या होता है? वो उस पेशेंट में ना अर्ली स्टेज में होता है और जो कि टोटल लॉस में प्रोग्रेस कर जाता है जब पेरिफेरल डिटैचमेंट भी होने लगता है, तो मैक्यूलर एरिया में भी, क्योंकि सेंट्रल डिटैचमेंट अगर होगा तो लोकलाइज्ड लॉस आएगा, लेकिन और जब प्रोग्रेस करेगा तो फिर पूरा लॉस हो जाता है. देन सेकेंड, सडन अपीयरेंस ऑफ डार्क क्लाउड या वेल, उसको होता है जब डिटैचमेंट ना पोस्टीरियर टू इक्वेटर चला जाता है तब ऐसा होता है.
देन थर्ड, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। ये कब होता है? जब डिटैचमेंट लार्ज होता है और सेंट्रल होता है, तो पूरा ही विजन चला जाता है। नाउ साइंस में क्या होगा? साइंस को हम 6 हेडिंग्स में लिखेंगे, दैट इज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंट्राओक्युलर प्रेशर, मार्कस गन प्यूपिल, प्लेन मिरर एग्जामिनेशन और डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, फिफ्थ ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड सिक्स्थ यूएसजी। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे अगर हम देखते हैं पेशेंट को तो आई नॉर्मल दिखता है उसका। इंट्राओक्युलर प्रेशर अगर देखते हैं तो स्लाइटली डिक्रीज रहता है या फिर नॉर्मल ही दिखेगा। थर्ड, मार्कस गन प्यूपिल दिखता है। मार्कस गन प्यूपिल मतलब कि क्या? रिलेटिव अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होता है ये, जो कि एक्सटेंसिव रेटिनल डिटैचमेंट के केस में प्रेजेंट होता है। मार्कस गन प्यूपिल में ना पैराडॉक्सिकल रेस्पॉन्स आता है प्यूपिल का लाइट के प्रेजेंस में, और जब रिलेटिव अफरेंट पाथवे डिफेक्ट होता है तब ये होता है। और मार्कस गन प्यूपिल के जो कॉजेस है तो उनमें इनकम्प्लीट ऑप्टिक नर्व लीजन्स भी आते हैं और सिवियर रेटिनल डिसीजेस। इसको टेस्ट कैसे करते हैं? स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट से टेस्ट करते हैं इसको। ऑप्टिक नर्व डिसीज़ का ये अर्लीस्ट इंडिकेशन होता है। सो मार्कस गन प्यूपिल केस का एक साइन हो गया। नेक्स्ट साइन, प्लेन मिरर एग्जामिनेशन या डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या दिखेगा? अल्टर्ड रेड रिफ्लेक्स दिखेगा प्यूपिलरी एरिया में, तो ग्रेइश टाइप का रिफ्लेक्स दिखेगा वो। जहाँ पे भी रेटिना डिटैच हुआ है ना वहाँ पे ग्रेइश रिफ्लेक्स दिखने लगेगा। देन नेक्स्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या दिखेगा? फ्रेशली डिटैच्ड रेटिना में ग्रे रिफ्लेक्स दिखेगा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल पिंक रिफ्लेक्स, और कॉन्वेक्स कॉन्फिग्रेशन दिखेगा। जबकि सेकेंड, रेटिनल ब्रेक्स जो एसोसिएटेड है रेगमेटोजेनस डिटैचमेंट से, उसमें तो लोकेशन उसका डिफ़िकल्टी से मिलेगा और रेडिश कलर का दिखेगा और शेप में वैरी करेगा वो। इसको फिगर 12.29 में हम देख सकते हैं। तो रेटिनल डिटैचमेंट ये एसोसिएटेड है विथ हॉर्स शू टियर फिगर ए में, और सेकेंड में ये राउंड रेटिनल होल से एसोसिएटेड है, एंड थर्ड एंटीरियर डायलिसिस से एसोसिएटेड है। तो ये रेटिनल ब्रेक्स इस तरीके से दिखेंगे। नेक्स्ट, विट्रियस पिगमेंट्स जो है वो एंटीरियर विट्रियस दिख सकता है इसमें। विट्रियस पिगमेंट्स ना एंटीरियर विट्रियस में दिख सकते हैं। इसको टोबैको टेस्टिंग या सैफर साइन बोलते हैं, सैफर साइन। और ओल्ड रेटिनल डिटैचमेंट, इसमें क्या होता है कि रेटिनल थिनिंग हो जाती है एट्रोफी के कारण। नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट में कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट हो सकता है, थाइसिस बल्बा हो सकता है, और प्रोलिफरेटिव विट्रियो रेटिनोपैथी हो सकती है, पीवीआर। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? ट्रीटमेंट, सीलिंग ऑफ रेटिनल ब्रेक्स, ड्रेनेज ऑफ एसआरएफ सब रेटिनल फ्लूइड, मेंटेनेंस ऑफ कोरियो रेटिनल एपोजिशन, देन तीन ही हेडिंग्स में इसका ट्रीटमेंट, देन प्रोग्नोसिस और प्रोफाइलैक्सिस आता है। तो हम इस तीन चीज़ों को देखते हैं। सीलिंग ऑफ रेटिनल ब्रेक्स जो है वो 12.30 फिगर में दिया हुआ है। इस तरीके से करते हैं। टिप टेम्परेचर जो है -70 डिग्री सेल्सियस है, क्रायो एप्लीकेशन से हम कर रहे हैं, फ्रीजिंग द टिश्यू ऑन कॉन्टैक्ट, और प्रेशर यहाँ से डाल रहे हैं अंडर डायरेक्ट विजन। ये क्रायो कोएगुलेशन ऑफ रेटिनल होल एरिया अंडर डायरेक्ट विजन विथ इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। ये क्रायो एप्लीकेशन से हो रहा है। सीलिंग ऑफ रेटिनल ब्रेक्स, रेटिनल ब्रेक्स को हम डिटेक्ट करते हैं, एक्यूरेटली लोकलाइज करते हैं और फिर सील कर देते हैं, प्रोड्यूसिंग एसेप्टिक कोरियोरेटिनाइटिस। ना ड्रेनेज करते हैं हम सब रेटिनल फ्लूइड का, तो इससे क्या होता है कि इमीडिएट एपोजिशन हो जाता है बिटवीन सेंसरी रेटिना एंड रेटिनल पिगमेंटरी एपिथेलियम। तो ये एक फाइन नीडल से ऐसे ड्रेन करते हैं बहुत केयरफुली। नाउ थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ कोरियोरेटिनल एपोजिशन। इसको हम कैसे कैसे करते हैं? स्क्लेरल बकलिंग से करते हैं, न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी से करते हैं, और थर्ड पास प्लेना विट्रेक्टोमी से करते हैं। तो स्क्लेरल बकलिंग में क्या करते हैं? इनवर्ट इंडेंटेशन कर देते हैं स्क्लेरा का, जिससे कि एक्सटर्नल टैम्पोनेट प्रोवाइड हो। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अभी भी। ये 12.31 में है। डायग्राम डिपिक्टिंग स्क्लेरल बकलिंग एंड सब रेटिनल फ्लूइड ड्रेनेज, इस तरीके से करते हैं इसको। नौ सेकेंड, न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी होता है। इसमें क्या करते हैं? ये यूज़ किया जाता है एक फ्रेश सुपीरियर रेटिनल डिटैचमेंट को फिक्स करने के लिए, जिसमें एक या दो होल्स, छोटे छोटे होल्स हो, तो
उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। देन थर्ड, पास प्लेनर विट्रेक्टोमी जिसको एंडोलेजर फोटोकोएगुलेशन के साथ करते हैं, और इंटीरियर टेम्पोनेट, ये सब यूज़ होता है सारे कॉम्प्लिकेटेड प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट्स में, सारे ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट्स में, और अनकॉम्प्लिकेटेड प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट्स हैं तो उसमें भी यूज़ होता है। मतलब जितने भी प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट सब में ही यूज़ होता है, और साथ में ट्रैक्शनल में भी यूज़ होता है। नाउ प्रोग्नोसिस कैसा होता है, सर्जरी के रिजल्ट्स और विजुअल रिजल्ट्स दो हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। तो सर्जरी के जो एनाटॉमिकल रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अचीवमेंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रेटिना जो है वो ज़्यादातर केसेस में अचीव हो जाता है। और विजुअल रिजल्ट्स जो है ना वो डिपेंड करते हैं प्री ऑपरेटिव स्टेटस पे मैक्यूला के। तो अगर मैक्यूला डिटैच हो गया है तो सेंट्रल विजन की रिकवरी यूजुअली इनकम्प्लीट होती है। एक बार मैक्यूला अटैच हो गया तो सर्जरी का अगर डिले करते हैं हम एक हफ्ते के लिए तो फिर वो एडवर्सली इन्फ्लुएंस नहीं करता विजुअल आउटकम को। नाउ प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? अच्छा, ये जो सर्जरी में ना हम एक हफ्ते तक का वेट कर सकते हैं अगर मैक्यूला डिटैच हो गया है तो, लेकिन उसके बाद अगर हम और वेट करेंगे तो फिर विजुअल आउटकम अफेक्ट होगा। नाउ प्रोफाइलैक्सिस क्या है? लेजर फोटोकोएगुलेशन का टाइमली एप्लीकेशन एंड इंडिकेटेड इन हाई रिस्क पेशेंट्स। तो प्रिवेंट कैसे करते हैं हम इसको? लेज़र फोटोकोएगुलेशन को टाइमली अप्लाई कर देते हैं, या क्रायोथेरेपी को, रेटिनल ब्रेक्स जहाँ पे भी हो रहा है। और प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स स्पेशली किस में इंडिकेटेड रहते हैं? ऐसे पेशेंट्स में जिनको हाई रिस्क फैक्टर्स दैट इज मायोपिया, अफेकिया, ये सब है तो उनमें। नेक्स्ट फोर्थ है एक्सोडेटिव या सॉलिड रेटिनल डिटैचमेंट। इसका हम इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट 5 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन क्या है? ये सॉलिड रेटिनल डिटैचमेंट जो है ऑकर होता है ड्यू टू रेटिना बीइंग पुश्ड अवे, रेटिना पुश अवे हो जाता है बाय नियोप्लाज्म से हो जाता है, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बीनीथ रेटिना, रेटिना के नीचे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन जब होता है ना, ये वस्कुलर लीजन्स होता है रेटिना में, तो उसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ना एटियोलॉजी क्या होती है एक्सोडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट की? सिस्टमिक डिसीजेस होती है और ऑक्यूलर डिसीजेस होती है। ऑक्यूलर डिसीजेस में क्या है? सिस्टमिक डिसीजेस में तो टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, रीनल हाइपरटेंशन, ये सब आ जाएगा। ना ऑक्यूलर डिसीजेस में congenital abnormalities, inflammation, vascular diseases, neoplasms और कोराइडल नियोवास्कुलराइजेशन होगा। तो congenital abnormalities कौन सी हो सकती है? नैनोऑफ्थाल्मोस हो सकता है जिसमें स्मॉल आई आती है सेकेंडरी टू कॉम्प्रोमाइज्ड ग्रोथ। सेकेंड, इन्फ्लेमेशंस में क्या होता है? सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस या फिर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। वस्कुलर डिसीजेस में एक्सोडेटिव रेटिनोपैथी ऑफ कोर्स हो सकता है। नियोप्लाज्म्स में हिमेंजियोमा या मेटास्टैटिक ट्यूमर्स ऑफ कोरॉइड हो सकते हैं। एंड कोरॉइडल नियोवास्कुलराइजेशन, तो नियोवास्कुलराइजेशन ही है, वो भी कॉज कर सकता है रेटिनल डिटैचमेंट। नाउ क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं? 5 क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। एब्सेंस ऑफ फोटैप्सिया होता है, एक्सोडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट स्मूथ एंड कॉन्वेक्स होता है, पैटर्न ऑफ रेटिनल वेसल्स, शिफ्टिंग फ्लूइड एंड ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। ये 5 हेडिंग्स में देखें तो फोटैप्सिया एब्सेंट होता है, वोल्स या टीयर्स ये सब भी नहीं होता है। नाउ एक्सोडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट का पैटर्न कैसा होता है? स्मूथ एंड कॉन्वेक्स। रेटिनल वेसल्स का जो पैटर्न होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है नियोवास्कुलराइजेशन के प्रेजेंस के कारण। शिफ्टिंग फ्लूइड होता है जो कि चेंजिंग पोजीशन ऑफ डिटैच्ड एरिया से कनेक्टेड होता है, क्योंकि डिटैच्ड एरिया चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन ग्रेविटी के कारण, तो फ्लूइड भी शिफ्ट होता है। तो ये हॉलमार्क होता है एक्सोडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट का। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट में क्या होता है कि एक सिंपल डिटैचमेंट में ना वो ट्रांसपेरेंट अपीयर होता है, जबकि सॉलिड डिटैचमेंट में वो ओपेक अपीयर होता है। ना इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं? ऑक्यूलर एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, बी स्कैन, यूएसजी और सीटी स्कैन या एमआरआई करेंगे। अच्छा, ये एक्सोडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट कुछ इस तरीके का दिखता है इन अ पेशेंट विद मैलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ कोरॉइड, ये ऐसा दिखता है। तो हम इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस कर रहे थे, तो ये तीनों एग्जामिनेशंस यूज़फुल रहते हैं। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कॉज करेंगे हम इसमें, और इनएक्युलेशन करेंगे। तो जो भी अंडरलाइंग डिसीज़ है हम उसको ट्रीट कर देंगे
ट्रांसडेट वगैरह को हटा देंगे, उसका जो रीज़न है उसके डिसीज़ पे जाके, पॉजिटिव डिसीज़ को हटा के। और इन्यूक्लिएशन यूजुअली उन पेशेंट्स पे रिक्वायर होता है जिनमें इंट्राओक्यूलर ट्यूमर्स होते हैं। नाउ फिफ्थ है ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। इसको हम इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट वाली हेडिंग्स में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है ट्रैक्शनल का? ये होता है ड्यू टू रेटिना बीइंग मैकेनिकली पुल्ड अवे। मैकेनिकली पुल अवे हो जाती है रेटिना उसके बेड से। किसकी वजह से पुल हो जाती है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है फाइब्रस टिश्यू का। जो विट्रियस में फाइब्रस टिश्यू होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। एटियोलॉजी इसकी क्या होगी? प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी मोस्ट कॉमनली। पोस्ट ट्रॉमेटिक रिट्रैक्शन ऑफ स्कार टिश्यू होगा। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी होगी और सिकल सेल रेटिनोपैथी भी हो सकती है। तो ये सारी एटियोलॉजी। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसके? ये फिगर 12.33 में दिया है कि कैसे दिखता है ये ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट इन अ पेशेंट विद एडवांस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी, ऐसे दिखता है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है? विट्रियो रेटिनल बैंड्स प्रेजेंट रहता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिटैच्ड एरिया कैसे रहता है? कॉन्केव और ज़्यादा लोकलाइज रहता है। और हाईएस्ट एलिवेशन जो है रेटिना का वो कहाँ पे दिखता है? विट्रियो रेटिनल रिट्रैक्शन जहाँ पे हुआ है वहाँ पे ज़्यादा दिखता है। देन फोर्थ, रेटिनल मोबिलिटी वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वो अब खिंचा हुआ है तो डेफिनेटली वो रिड्यूस होगी क्योंकि इस पर ट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स लग रहा है। नाउ फिफ्थ, फोकल ट्रैक्शन फ्रॉम सेलुलर मेम्ब्रेन्स। तो सेलुलर मेम्ब्रेन्स जो है ना वो फोकल ट्रैक्शन भी प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से कभी कभी रेटिनल टियर भी हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्जरी। तो पास प्लेना विट्रेक्टोमी करते हैं इसमें। सर्जरी इसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। प्रोग्नोसिस कैसा होता है? उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता इसका। सो ये सारा था रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।